नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका किस ज्ञान अकेडमी के यूट्यूब पेज पर। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि किस ज्ञान अकेडमी आपके लिए लेकर आई है एलटी पेडागोजी का एक कोर्स। एलटी पेडागोजी का कोर्स, यदि आप हमारे साथ इस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको मिलेगा पीडीएफ नोट्स। आपको मिलेगा पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ प्रत्येक टॉपिक के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ, एमसीक्यू सीरीज, वीडियो लेक्चर, वीडियो लेक्चर और आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोर्स हमारा अभी चल रहा है। उम्मीद है कि 30 अप्रैल या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मई 15 मई तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू सीरीज पूरी तैयारी हम आपको करवाएंगे। आप हमारे साथ जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रयोजनवाद। साथियों, इससे पहले हमने पढ़ा था प्रकृतिवाद, उससे पहले हमने पढ़ा था आदर्शवाद। प्रकृतिवाद कहता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण प्रकृति है। प्रकृति, इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति ही सारे ऑब्जेक्ट का निर्माण करती है। प्रकृति ने ही सभी जीव जंतु इंक्लूडिंग मनुष्य का निर्माण भी प्रकृति की गतिविधियों के कारण ही हुआ है। प्रकृति ही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा था आदर्शवाद। आदर्शवाद कहता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक कारण है, वो है आध्यात्मिक शक्ति अर्थात ईश्वरीय सत्य अर्थात परमात्मा। ये अंतर प्रकृतिवाद और आदर्शवाद में था। अब आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद कहता है प्रकृतिवाद और आदर्शवाद के लगभग मध्य में हम प्रयोजनवाद को पाएंगे। प्रयोजनवाद शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रैग्मेटोस से मानी जाती है। प्रैग्मेटोस शब्द में प्रैग्मा का अर्थ है अ थिंग डन अर्थात किया गया कार्य। दर्शन के रूप में ईश्वरवाद को लाने का श्रेय सैंडर्स पियर्स को जाता है। ये सैंडर्स पियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमेरिका के रहने वाले थे, इसलिए प्रयोजनवाद को अमेरिका दर्शन या अमेरिकी दर्शन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रयोजनवाद को अमेरिकी दर्शन भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। प्रयोजनवाद का अर्थ हम पढ़ेंगे। प्रयोजनवाद आंग्ल भाषा के प्रैग्मेटिस शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई है। इसका तात्पर्य है क्रिया अर्थात व्यावहारिक अर्थात किया गया कार्य। दूसरे शब्दों में प्रयोजनवाद वह विचारधारा है जो उन्हीं बातों को सत्य मानती है जो व्यावहारिक जीवन में काम आ सके। साथियों, प्रयोजनवाद आध्यात्मिक सत्य को नहीं मानता है, नहीं प्रयोजनवाद प्रकृति को मानता है कि प्रकृति ही सत्य है या आध्यात्म ही सत्य है। प्रयोजनवाद वह मानता है कि, अर्थात साथियों, हम प्रयोजनवाद को प्रकृतिवाद और आदर्शवाद के ठीक मध्य में पाएंगे, क्योंकि प्रयोजनवाद कहता है कि पूर्ण सत्य कुछ नहीं है, पूर्ण सत्य कुछ नहीं है, अर्थात सत्य निश्चित नहीं है। सत्य हमेशा परिवर्तित होता रहता है, सिद्धांत हमेशा परिवर्तित होता रहता है, विचार हमेशा परिवर्तित होता रहता है। आज हमारे लिए जो सिद्धांत उपयोगी है वही आज सत्य है। आगे वो सिद्धांत रहेगा या नहीं रहेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। जो आज सत्य है, जो आज हमारे लिए उपयोगी है, जो आज हमारे व्यावहारिक जीवन में काम आ रहा है, वही सत्य है। अर्थात ना ही आध्यात्मिक सत्य है, ना ही प्रकृति सत्य है। अर्थात जो सिद्धांत इस समय हमारे व्यावहारिक जीवन में कार्य हमारे सामने सिद्ध हो चुका है, प्रयोग के द्वारा जो सिद्धांत हमारे जीवन में सिद्ध हो चुका है, वही इस समय सत्य है। आगे वो रहेगा या नहीं रहेगा उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो परिवर्तित हो सकता है। अर्थात प्रयोजनवादी जो दार्शनिक थे वो किसी एक विचार को पूर्ण सत्य नहीं मानते हैं, ना ही प्रकृति को, ना ही आध्यात्मिक सत्य को। उनका मानना यह है कि जो सिद्धांत प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो चुका है वही इस समय सत्य है। यदि इस समय प्रकृति प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो चुके सिद्धांत हैं प्रकृति में, तो प्रकृति ही सत्य है। यदि भविष्य में आध्यात्मिक शक्ति प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो गई तो वही सत्य हो जाएगा। पूर्ण रूप से एक सिद्धांत कार्य नहीं करता है। इसमें कहा गया है कि प्रयोजनवादी मूर्त वस्तुओं आध्यात्मिक सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते हैं। प्रयोगवाद को प्रयोजनवाद भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रयोग को ही सत्य की एकमात्र कसौटी मानता है। प्रयोजनवादी कहते हैं कि जो सिद्धांत आपने दिया है, ऐसा नहीं कि आपने कोई सिद्धांत दे दिया और वो सिद्धांत बन गया। उस सिद्धांत को हमें प्रयोग के द्वारा सिद्ध करना पड़ेगा कि वो सिद्धांत हमारे व्यावहारिक जीवन में, हमारे जीवन शैली में काम में आ रहा है, उपयोगी है या नहीं है। यदि वो उपयोगी है तो वो सत्य है, यदि उपयोगी नहीं है तो वो असत्य है। उसे हमको
प्रमाणित करना पड़ेगा प्रयोगों के द्वारा, तभी हम उस सिद्धांत को सत्य मानेंगे। यदि भविष्य में वो सिद्धांत प्रयोगों के द्वारा परिवर्तित हो गया तो फिर वो नया सिद्धांत बन जाएगा, अर्थात कोई एक सत्य नहीं रहेगा। सत्य हमेशा परिवर्तनशील रहता है। इसमें किसी कार्य का मूल्य उसके परिणाम या फल के आधार पर आंका जाता है, अर्थात जो आपने सिद्धांत को प्रयोग किया है उसका क्या परिणाम आ रहा है, उसके बाद ही उसमें हम उस सिद्धांत को मानेंगे। इसीलिए वह उपयोगी है कि नहीं है, इसीलिए हम इसे फलवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्य का मूल्य उसके परिणाम या फल के आधार पर आंका जाता है। और इस सिद्धांत में हम कह सकते हैं कि प्रयोग के द्वारा जो सामने आएगा वही सत्य हो जाएगा, और वो परिवर्तनशील होगा, वो आगे परिवर्तन उसमें किया जा सकेगा। दूसरा है सत्य हमेशा परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील, सत्य हमेशा परिवर्तनशील होता है। ये है आगे का जो हमारा टॉपिक है। इसमें परिभाषाएं हैं। जेम्स के अनुसार, रॉस के अनुसार, जेम्स पैट के अनुसार प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत है। रॉस के अनुसार प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है जो स्वीकार करता है कि मनुष्य क्रिया की अवधि में अपने मूल्यों का निर्माण करता है, स्वीकार करता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव तथा मनोवृत्ति है, यह विचारों की प्रकृति एवं सत्य का भी सिद्धांत है, और अंतिम रूप में यह वास्तविकता का सिद्धांत है जेम्स के अनुसार। तो आगे हम प्रयोजनवाद की विशेषताएं पढ़ेंगे। सत्य का हमेशा परिवर्तनशील, पहली विशेषता है सत्य का हमेशा परिवर्तनशील होना। प्रयोजनवाद के अतिरिक्त जितनी भी दार्शनिक विचारधाराएं हुई है वो सत्य को अपरिवर्तनशील मानती है। प्रकृति ही सत्य है, आध्यात्मिक ही सत्य है, परंतु प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य एवं काल एवं परिस्थितियों के अनुसार हमेशा परिवर्तित होता रहता है। जो आज सत्य है आवश्यक नहीं कि वही सत्य हो जाए। जब डार्विन की थ्योरी नहीं आई थी उससे पहले लोग मानते थे कि प्रकृति का निर्माण ब्रह्मांड के कारण हुआ, प्रकृति का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण आध्यात्मिक शक्तियों के कारण हुआ है। डार्विन की थ्योरी से पहले सारे वैज्ञानिक सारे मानते थे, लेकिन जब जैसे ही डार्विन की थ्योरी आई, डार्विन ने जो अस्तित्व के संघर्ष की थ्योरी दी, उससे कंफर्म हुआ कि वैज्ञानिक कारण प्रकृति के निर्माण के पीछे वैज्ञानिक कारण है, तो अर्थात सत्य परिवर्तित हुआ। आज डार्विन की थ्योरी है, कल यदि कोई और थ्योरी आ जाए और वो प्रयोग द्वारा सिद्ध हो जाए तो वो थ्योरी सत्य मानी जाएगी। अर्थात सत्य हमेशा परिवर्तनशील होता है, सत्य कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। इस प्रकार जो वस्तु आज सत्य है आवश्यक नहीं कि कल भी सत्य होगी। इस प्रकार प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य हमेशा परिवर्तनशील रहता है। प्रयोजनवाद के जन्मदाता विलियम जेम्स ने ठीक कहा था कि सत्यता किसी विचार का अस्थायी गुणधर्म नहीं है, वो अकस्मात विचार में निर्वासित होता है। तो प्रयोजनवाद के जन्मदाता विलियम जेम्स ने कहा था कि सत्यता किसी विचार का अस्थायी गुणधर्म नहीं है, वो तो अकस्मात विचार में निर्वासित होता है। तो साथियों, सत्य परिवर्तनशील होता है, यह विशेषता बहुत महत्वपूर्ण विशेषता किसकी है? प्रयोजनवाद की। समस्याएं सत्य की प्रेरक हैं, समस्याएं सत्य की प्रेरक हैं। यदि आपके जीवन में कोई समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्ति प्रयोग करता है और उस प्रयोग की सफलता ही सत्य का रूप धारण कर लेती है। अर्थात समस्याएं ही सत्य की खोज के लिए हमको क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। सत्य हमेशा मनुष्य द्वारा, प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है। सत्य वही होगा जो प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। ये नहीं कि हमने कह दिया कि ईश्वर होता है और हमने कह दिया कि ये थ्योरी इसलिए ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, हमने अपने विचारों से कह दिया, थॉट के तो कह दिया, वही सिद्धांत नहीं। आपको उसको प्रयोग के द्वारा सिद्ध करना पड़ेगा, तभी वो सिद्धांत माना जाएगा, तभी वो विचार माना जाएगा, सत्य माना जाएगा प्रयोजनवादियों के अनुसार। बहुत्ववाद का समर्थन। बहुत्ववाद क्या है? बहुत्ववाद बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। बहुत्ववाद अंतिम सत्ता का है। अंतिम सत्ता क्या है? प्रकृतिवाद के अनुसार अंतिम सत्ता प्रकृति है। प्रकृति ही पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर रही है, प्रकृति ही पूरे सृष्टि का निर्माण कर रही है, प्रकृति ही इस ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। आदर्शवाद के अनुसार आध्यात्मिक सत्य, ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा ही पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है। लेकिन प्रयोजनवादी इस बात की आवश्यकता नहीं समझते हैं कि संसार किसी एक शक्ति से चलता है। प्रयोजनवादी कहते हैं कि संसार या ब्रह्मांड अनेक सिद्धांतों से चल सकता है, इसमें कोई एक निश्चित सत्य नहीं है कि यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है, प्रकृति ही सत्य है या आध्यात्मिक सत्य है, ऐसा नहीं है। प्रयोजनवादी कहते हैं कि प्रयोजनवाद के अनुसार अनेक सिद्धांतों से प्रकृति, ब्रह्मांड चल सकता है। यह जो संसार है, यह संसार अनेक शक्तियों से चल सकता है, अनेक सिद्धांत हो सकते हैं, कोई एक निश्चित सिद्धांत संभव नहीं है। इसलिए बहुत्ववाद का समर्थन करते हुए प्रयोजनवादी दिखाई देते हैं। इसे कहते हैं बहुत्ववाद, अर्थात बहुत सारे सिद्धांतों को स्वीकार करना। उपयोगिता का सिद्धांत का समर्थन। प्रयोजनवाद के अनुसार केवल वही वस्तु अथवा विचार ठीक है जो हमारे लिए उपयोगी है। जो हमारे लिए उपयोगी, जो उपयोगी नहीं है वो सत्य नहीं है। जो विचार हमारे लिए उपयोगी है वो हमारे लिए उपयोगी है, वो सत्य है। जो विचार हमारे लिए, जो वस्तु हमारे लिए उपयोगी नहीं है वो व्यर्थ है। इस प्रकार प्रयोजनवादी उपयोगिता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अर्थात कोई वस्तु है या कोई विचार है जो हमारे लिए उपयोगी है, मनुष्य के लिए उपयोगी है,
ये संसार के लिए उपयोगी है, वो तो सत्य है, लेकिन जो उपयोगी है ही नहीं, जो हम अपने जीवन में उपयोग नहीं कर रहे हैं, जो कहीं भी व्यावहारिक जीवन में कोई भी जीव जंतु उपयोग नहीं कर रहा है, उस विचार का वो विचार व्यर्थ है, वो पूर्ण रूप से असत्य विचार है। इसलिए उपयोगिता के सिद्धांत का समर्थन प्रयोजनवादी करते हैं। मानवीय शक्ति पर बल देते हैं। प्रयोजनवादी मानव की शक्ति पर विशेष बल देते हैं, क्योंकि वह उसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वातावरण बना लेता है, वह सफलतापूर्वक समस्याओं का समाधान कर ले, अपने लिए सुंदर वातावरण निर्मित कर लेता है। प्रयोजनवादी मानव की शक्ति पर विशेष बल देते हैं, क्योंकि मानव ही ऐसा प्राणी है जो प्रयोग के द्वारा चीजों को, सिद्धांतों को सिद्ध कर सकता है और सफलतापूर्वक समस्याओं का समाधान करके सुंदर वातावरण निर्मित कर सकता है। सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं का विरोध करता है प्रयोजनवाद, ठीक ऐसे ही जैसे प्रकृतिवाद करता है। प्रयोजनवाद कुछ हद तक प्रकृतिवाद से मिलता जुलता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। प्रयोजनवादी समाज में नाना प्रकार के प्रचलित रूढ़ियों, बंधनों, परंपराओं की सर्वथा उपेक्षा करते हैं, क्योंकि ये परंपराएं सिर्फ विचार हैं, प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं है। ये विचार की अपेक्षा क्रिया को महत्व देते हैं। प्रयोजनवाद हमेशा क्रिया को करने पर, थिंक डू पर बल देते हैं। आपने प्रयोग किया, आपने कार्य किया, आपने एक्टिविटी किया और उसके बाद सिद्धांत का निर्माण किया, तो वो सिद्धांत ही सत्य माना जाएगा। उसके अलावा कोई भी सिद्धांत सत्य नहीं है। और जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो पारंपरिक परंपराएं हैं, वो तो सिर्फ विचार के द्वारा, मुझे उसमें उन परंपराओं में कभी प्रयोग के द्वारा सिद्ध नहीं की गई है। वो विचार हैं, बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं, तो उनको प्रयोजनवाद उनको सत्य नहीं मानता है। प्रजातंत्र में आस्था, क्रियावाद जिसे प्रयोजनवाद भी कहते हैं, प्रजातंत्र शासन व्यवस्था पर बल देकर उसके लोकतांत्रिक जो प्रणाली है, जो प्रयोजनवाद है, लोकतांत्रिक प्रणाली में भरोसा रखता है, अर्थात क्योंकि वह प्रजातंत्र को जीवन का एक तरीका व अनुभवों का आदान प्रदान करने की व्यवस्था के रूप में देखता है। सार्वभौमिक सत्ता में आस्था न होना, प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। वह यह मानता है कि ईश्वर मिथ्या है, आत्मा के अस्तित्व को वह मानता है। अब देखो, ये दो चीजें हैं। प्रयोजनवाद बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। यहाँ पर प्रयोजनवाद जो है, प्रयोजनवाद ईश्वर को तो नहीं मानता है, लेकिन आत्मा को मानता है। प्रयोजनवाद आत्मा को मानता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयोजनवाद आत्मा को मानता है, ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन आत्मा को मानता है। उसे एक क्रियाशील तत्व के रूप में स्वीकार करता है। उसके कहने का मतलब है, प्रयोजनवादियों के कहने का मतलब ये है, कहने का अर्थ ये है कि आत्मा क्या है? आत्मा मन है। अब मन क्या है? वह क्रियाशील तत्व है जो कार्य कर सकता है, अर्थात जो सोच सकता है कम से कम। इसीलिए वो आत्मा को, मन को मानता है, मन को ही वो आत्मा का रूप मानता है। उनके अनुसार सार्वभौमिक सत्ता, अर्थात सार्वभौमिक सत्ता कुछ नहीं है। कोई एक सार्वभौमिक सत्ता नहीं है कि ईश्वर को, जैसे आदर्शवाद में कहा गया है कि ईश्वरीय शक्ति या परमात्मा ही सार्वभौमिक सत्ता है, ऐसा प्रयोजनवादी नहीं मानते हैं। उनके ऐसा सर्वोच्च सत्ता समाज की होती है, क्योंकि समाज ही सिद्धांतों का निर्माण करते हैं प्रयोग के द्वारा, इसलिए सर्वोच्च सत्ता समाज की होती है। यह सत्ता भी परिवर्तनशील होती है। यह सत्ता भी कोई निश्चित नहीं होती है कि हमेशा समाज की ही रहेगी, इसीलिए यह सत्ता भी परिवर्तनशील होती है। परंपराओं, मान्यताओं का विरोध करते हैं। यह मैंने आपको अभी बताया है कि प्रयोजनवादी जो है परंपराओं और मान्यताओं का विरोध करते हैं। वह विचारों की अपेक्षा क्रिया को महत्व देते हैं। यह मानता है कि वास्तविकता एक निर्माणशील प्रक्रिया है। बिना कार्य किए, बिना प्रयोग किए, बिना एक्टिविटी किए हम कोई भी सिद्धांत नहीं दे सकते हैं। प्रयोजनवाद किसी निश्चित या सत्य सिद्धांत की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। वह यह मानते हैं कि मूल्य तो मानव की व्यक्तिगत सामाजिक घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जो सदैव परिवर्तनशील होते हैं। वह यह मानते हैं कि विश्व क्या है? गतिशील है। विश्व क्या है? गतिशील है। सत्य हमेशा परिवर्तित होता रहता है, सत्य कभी निश्चित नहीं होता है। सत्य का सिद्धांत सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं प्रयोजनवादी, किसी निश्चित सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। उपयोगिता का सिद्धांत आपको पहले बताया। प्रयोजनवादी मानते हैं कि यदि कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी है तो वो ठीक है, सत्य है। यदि हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो वह हमारे लिए लाभप्रद नहीं है, वो फिर व्यर्थ है। यदि समाज के लिए वो उपयोगी है तो वो सत्य है, यदि समाज के लिए उपयोगी नहीं है तो वो फिर व्यर्थ है। मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी, प्रयोजनवाद मनुष्य को एक मनोशारीरिक प्राणी मानते हैं। उनके अनुसार मनुष्य को विचार व क्रिया करने की शक्तियां प्रदान हैं, जिनके माध्यम से मनुष्य समस्या को समझने, उनका हल ढूंढने का प्रयास करता है। मनुष्य एक मनोशारीरिक प्रणाली है जो प्रयोग कर सकता है, जो एक्टिविटी कर सकता है, जो प्रयोग को सिद्ध करके, एक्टिविटी को सिद्ध करके सिद्धांत का निर्माण कर सकता है। इसीलिए मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है। संसार भौतिक तत्वों से निर्मित है। प्रयोगवाद के अनुसार संसार का निर्माण बहुत से तत्वों द्वारा हुआ मानता है, जो कि आदर्शवाद प्रकृतिवाद के विपरीत है। किसी एक तत्व की भूमिका संसार के निर्माण में प्रयोजनवाद नहीं मानते हैं। कोई एक तत्व, वो मानता है कि संसार के निर्माण में बहुत सारे तत्वों या बहुत सारे ऑब्जेक्ट से मिलकर संसार का निर्माण हुआ होगा। कोई एक ईश्वरीय शक्ति या कोई एक सिर्फ प्रकृति से संसार का निर्माण संभव नहीं है। प्रकृति बहुत सारे
ऑब्जेक्ट इसमें मिल करके ही ब्रह्मांड या संसार का निर्माण हुआ होगा। अर्थात बहुत्ववाद का समर्थन करता है, जो हमने पहले भी इसके ऊपर पढ़ा है। आत्मा या मन की क्रिया, प्रयोगवाद या प्रयोजनवाद आत्मा को एक क्रिया के रूप में मानता है, क्योंकि वो आत्मा को क्या मानता है, मन मानता है, जो कि कम से कम सोचने में सहायता करती है। जो सोचना अर्थात वो क्रिया को नया रूप देता है। प्रयोजनवादी क्या करते हैं, प्रयोजनवादी सभी विषयों को एक साथ आपस में मिलजुल कर पढ़ाने का समर्थन करते हैं। प्रयोजनवादी सभी विषयों को आपस में मिलजुल कर समर्थन करते हैं, ताकि जो है कौशलता में, सीखने में क्या हो, एकता स्थापित हो सके, जिससे कि क्या हो, सभी विषयों को यदि हम परस्पर संबंधित करके पढ़ाएंगे तो बालक जो ज्ञान और कौशल सीखते हैं उनमें वो एकता स्थापित कर पाते हैं। बालक का वास्तविक जीवन का अनुभव, बालक शिक्षा को बालक का वास्तविक जीवन का अनुभव प्रदान करना चाहिए। अर्थात प्रयोजनवाद के अनुसार सच्चा ज्ञान वही है जो कुछ प्राप्त करके किया जाता है। प्रयोजनवाद का मत है कि बालक को अपनी स्वयं की क्रियाओं और अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो वास्तविक जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, उस बालक के वास्तविक जीवन से जो चीजें संबंधित हैं, उनके अनुभवों के द्वारा ही बालक को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बालक का महत्व, प्रयोजनवादी शिक्षा में बालक को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, जबकि आदर्शवाद में बालक को गौण स्थान देते थे। प्रयोजनवाद में बालक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनके अनुसार शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। बालक शिक्षा के लिए नहीं बना है, शिक्षा बालक के लिए है, अर्थात बालक महत्वपूर्ण है। प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? सबसे पहले प्रयोजनवादियों ने पाठ्यक्रम में उपयोगिता का सिद्धांत होना चाहिए, जो कि हम पहले से अभी ऊपर से पूरा पढ़ते आ रहे हैं। उपयोगिता का सिद्धांत अर्थात जो विषय उपयोगी है उन विषयों को ही पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। बालकों के भावी जीवन में जो काम आए, विषयों के अंदर भी वो चीजें होनी चाहिए, वो सब्जेक्ट होने चाहिए, वो चैप्टर्स होने चाहिए जो उनके भावी जीवन में काम आए, जो उनके भविष्य में उनको उनके करियर को बनाने में काम आए। ऐसे विषय, ऐसे नियम पाठ्यक्रम में होने चाहिए जो कि उनको सफलता प्रदान कर सके भविष्य में। ऐसा ज्ञान जो उनको सफलतम जीवन की क्षमता प्रदान करें। इस दृष्टि से उनके अनुसार पाठ्यक्रम में भाषा, स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक प्रशिक्षण, इतिहास, भूगोल, गणित विज्ञान, बालिकाओं को गृह विज्ञान आदि विषयों को स्थान देना चाहिए, जो कि मानव की प्रगति में सहायक हों। अनुबंधित प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रयोजनवाद का विचार है कि जो विषय पाठ्यक्रम में निर्धारित किए जाए उन सब में आपस में कोई न कोई रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का पृथक विभाजन संभव नहीं है। हमने ऊपर ही पढ़ा था ये कि अनुबंधित प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, अनुबंधित का सिद्धांत, अर्थात सभी विषयों का आपस में कहीं न कहीं संबंध होना चाहिए जो विषय आप पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, अर्थात पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। बालक की रुचियां महत्वपूर्ण होती हैं। बालक की 4 मुख्य रूप से अभिरुचि, जैसे बातचीत करना, खोज करना, कलात्मक अभिव्यक्ति एवं रचनात्मक कार्य करना। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम में लिखने, पढ़ने, गिनने, प्रकृति विज्ञान, हस्तकार्य, ड्राइंग का अध्ययन करने के साधनों को स्थान मिलना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बालक अभिरुचि, जिसमें बालक की रुचि हो। जैसे खोज करना तो विज्ञान का होना चाहिए, प्रकृति विज्ञान का, कलात्मक अभिव्यक्ति तथा ड्राइंग का होना चाहिए, रचनात्मक कार्य तो हस्त कार्य का होना चाहिए। ऐसे पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए ऐसे विषय, ऐसे प्रयोजनवादी कहते हैं। बालक के व्यवसायिक क्रियाओं एवं अनुभव पर आधारित, प्रयोजनवाद का विचार है कि पाठ्यक्रम का संगठन बालक के व्यवसायों एवं उसके अनुभव पर आधारित होना चाहिए। अर्थात जिस क्षेत्र में भविष्य में बालक जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, जिस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके आधार पर पाठ्यक्रम निश्चित निर्धारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम में वो सभी क्षेत्रों के विषय होने चाहिए जिन जिन क्षेत्रों में बालकों का करियर, बालिकाओं का करियर भविष्य में बन सकता है। केवल रट लेना ही शिक्षा नहीं है, अर्थात शिक्षा भविष्य के लिए उपयोगी होनी चाहिए। अब है शिक्षण विधियां। पहली विधि है बाल केंद्रित शिक्षण विधि होनी चाहिए। बालक को शिक्षण पद्धति में बालक केंद्र में होता है, अर्थात जो भी विधि होगी वो बाल केंद्रित होगी, अर्थात बालक की आवश्यकताओं, उसकी अभिरुचियों पर आधारित होगी। उसे करके सीखना, मेथड ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात प्रयोजनवादी विचार अथवा शब्द की अपेक्षा क्रिया पर जोर देते हैं। क्रिया वो पुस्तकों की अपेक्षा क्रियाओं, अनुभवों से सीखने पर बल देते हैं। उनके ज्ञान का व्यावहारिक मूल्य अधिक हो, फलस्वरूप वो करके सीखने अथवा स्व अनुभव के सीखने पर विशेष बल देते हैं, अर्थात खोज विधि, अर्थात करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग विधि। तीसरा है प्रोजेक्ट मेथड, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। IMP प्रोजेक्ट मेथड किस दार्शनिक विचार की देन है? कौन सा दार्शनिक विचार प्रोजेक्ट विधि को महत्वपूर्ण मानता है? वो है प्रयोजनवाद। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जनक थे किलपैट्रिक, अर्थात प्रोजेक्ट विधि
इसमें व्यावहारिक समस्याओं को सीखने की प्रक्रिया के आधार के रूप में हल हम करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक निश्चित चरणों में किसी भी समस्या का समाधान निश्चित चरणों में हल करते हैं। इसके निम्नलिखित चरण होते हैं, जैसे परिस्थितियां उत्पन्न करना, योजना का चयन, उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट ज्ञान देना, योजना अनुसार कार्य करना, योजना का मूल्यांकन करना, अंत में सारा लेखा जोखा रखना, सारा अभिलेखन जो आपने इस योजना के चरणों का सारा लेखा जोखा डॉक्यूमेंट में आपके पास होना चाहिए। यह है प्रोजेक्ट मेथड। इस विधि के जनक थे किलपैट्रिक। सानुबंधता की पद्धति हमने ऊपर पढ़ा है। प्रयोजनवादियों ने शिक्षा पद्धतियों के निर्माण का तीसरा सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे सानुबंधता का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात सभी विषय आपस में एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। परिजनवादी विचारधारा के या प्रयोगवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षक को पथ प्रदर्शक एवं सलाहकार के रूप में होना चाहिए, जो बालकों की बाधाओं को दूर कर उनका निर्माण प्रशस्त कर सके। ये शिक्षक से आशा रखते हैं कि वे बच्चों में रुचियों का विकास सहानुभूति एवं प्रेम देकर करें। परिजनवादी के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? शिक्षक की भूमिका सलाहकार पथ प्रदर्शक के रूप में होती है। प्रयोजनवादी एवं अनुशासन शिक्षक के श्रेष्ठ अधिकार और शारीरिक दंड की निंदा करते हैं। प्रयोजनवादी शिक्षक के श्रेष्ठ अर्थात शिक्षक को पूर्ण अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो बालक को किस प्रकार अनुशासन दे, और शारीरिक दंड की भी निंदा करते हैं प्रयोजनवादी। दूसरे शब्दों में व्यक्तिगत अनुशासन के सभी रूपों को बुरा मानते हैं। जो भी व्यक्तिगत अर्थात किसी विशेष बालक को व्यक्तिगत रूप से अनुशासन का पाठ सिखाने का दंड देकर के परिजनवादी क्या करते हैं, उसको बुरा मानते हैं। उनका कहना है कि अनुशासन सामाजिक समझदारी पर आधारित होना चाहिए। परिजनवादी अनुशासन की स्थापना के लिए बालक की रुचियों और क्रियाओं पर बल देते हैं। परिजनवाद एवं परिजनवादी शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। उनका मत है कि शिक्षा ही समाज को नया रूप देती है, तो शिक्षा संस्था को सामाजिक संस्था मानते हैं। ये शिक्षा को क्या मानते हैं? सामाजिक संस्था मानते हैं। उनका कहना है कि विद्यालय समाज का छोटा रूप है, पर शिक्षा को सरल शब्दों में प्रदान करता है। अंत में साथियों, एक साइंटिस्ट थे जॉन डेवी जो कि अमेरिका के थे। उन्होंने प्रयोजनवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जॉन डेवी उनका नाम था, जॉन डेवी, जो कि आप कई बार पढ़ते हैं, आगे भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जॉन डेवी, जिन्होंने प्रयोजनवाद की विचारधारा को या प्रयोगवाद या फलवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसे याद रखना, ये अमेरिका के थे। तो आज का हमारा टॉपिक साथियों यहाँ पे समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया है। यदि आपको पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू पीडीएफ पेडागोजी के, और आपको यदि वीडियो लेक्चर और प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत कम फीस में हमने कोर्स को रखा है। पेडागोजी की कंप्लीट तैयारी हम आपको करवाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया है, उससे जुड़िए और हमारे संस्थान का हिस्सा बनिए। धन्यवाद।